अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गिरा। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बजट साल 2025-2026 आ तो गया है, लेकिन ये बजट फ्रेंडली बजट नहीं है। आपने ये तो सुन लिया होगा, बार बार कहा भी जा रहा है। इस बजट में जो भी लूप होल्स हैं, आज के प्रोग्राम में उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ क्या रिलैक्सेशंस दी गई हैं, क्या सब्सिडीज़ दी गई हैं, या जिनका वादा किया गया था वो दी गई हैं या नहीं दी गई हैं, आपके मेरे ऊपर क्या नया बर्डन डाल दिया गया है। जिस इंडस्ट्री में दुनिया इन हो रही है, स्टेप इन हो रही है, ई कॉमर्स, उस इंडस्ट्री को कितना फ़रोग दिया गया है, और साथ ही साथ कितना खून और आपका मेरा पसीना निचोड़ा जाएगा टैक्स की मद में। आज के प्रोग्राम में इन तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करते हैं और आपको भी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। अभी जी सबसे पहले मियाँ अबूज़र शाद हमारे साथ मौजूद हैं जी, और अबूज़र शाद साहब जो हैं 101वें प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। अस्सलाम वालेकुम सर, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप खैरियत से हैं या ठीक हैं, ये जानते हुए भी कि इस बजट के बाद खैरियत और सेहत सबकी मुतासिर होगी। मैं फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ इखलाकन, तो आप सबसे पहले सर इस बजट को आसान अल्फाज में कैसे बयान करेंगे? एक शायर ने शेर कहा था कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई इस घर के चिराग से। देखिए 77 साल से जो बजट बन रहा है, हर स्टेज पे हर गवर्नमेंट ये कहती है बहुत अच्छा बजट है। ठीक है, मैं आपको कुछ बेहतर बातें बताऊंगा, कुछ नेगेटिव बातें बताऊंगा। देखिए पिछले साल आपकी एक्सपोर्ट 2812 अरब डॉलर की थी। ठीक है, 28,012 अरब डॉलर। और इस साल आपकी एक्सपोर्ट तकरीबन 31.5 से 32 अरब डॉलर की हुई है। ठीक है, ये तकरीबन 4 अरब डॉलर का आपको बेनिफिट हुआ, फ़ायदा हुआ। जो उससे बड़ा बेनिफिट हुआ है, पिछले साल आपकी तकरीबन 24 अरब डॉलर की रेमिटेंस आई थी जो पाकिस्तानियों ने भेजे थे आपको। इस साल वो तकरीबन 38 से 40 अरब डॉलर हो जाएगा, जिसकी वजह से आज गवर्नमेंट में कुछ जान है। आपका FBR का पिछले साल यानी कि 2 साल पहले 8,000 अरब रुपया आपको मिला था। ठीक है, और इस साल आपका टारगेट 13,000 अरब का था। ठीक है, 13,000 में तकरीबन 1500 अरब का शॉर्टफॉल आया है। उस शॉर्टफॉल में 400 अरब रुपए का शॉर्टफॉल सिर्फ इसलिए आया है कि अवैस लगारी साहब की गलती की वजह से LNG और पेट्रोल इंपोर्ट कर लिया गया और आपकी अटक इंडस्ट्री बंद हो गई। ठीक है, ये आपके प्लानिंग कमीशन का हाल है। ठीक है, 500 से 600 अरब रुपए का नुकसान इसलिए हुआ कि 15 दिन तक आपकी मेन हाईवे कराची की इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक गई। ठीक है, 500-600 अरब रुपए का वहां पे नुकसान हो गया। ठीक है। बात यह है कि टारगेट गवर्नमेंट देती है अपने खर्चों के सामने। 3 साल पहले 37% गुर्बत थी। ठीक है, आज 45% हो गई है। 45% हो गई है, ऐसी है। मुझे ये बताएं 40 साल से हुकूमत कौन कर रहा है? और सबसे खतरनाक बात जो इस कौम के साथ हुई है, IPPs करने से सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि 24,000 अरब रुपया आप फिक्स चार्जेस दे चुके हैं उस कौम से जिस कौम में 11 करोड़ गुर्बत की लकीर से नीचे लोग रह रहे हैं। और उससे बड़ा जुल्म जो आपने किया है वो अफगान ट्रेड और अंडर इनवॉइसिंग। पाकिस्तान में कुरान का पेपर इंपोर्ट हो रहा है कुरान के नाम पे और राइटिंग पेपर में बिक रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त 10 करोड़ से ज्यादा प्लग हैं और ड्यूटी सिर्फ आप सुनेंगे 10 करोड़ रुपया नहीं दी, जबकि 10 अरब रुपया ड्यूटी बनती है। आप हर जगह
वो एक शायर कहता है ना, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। 77 साल से ब्यूरोक्रेसी ने जो फूल खिलाए हैं वो, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा रोशनी डाल दूं। जी जी बिल्कुल। पास्को का नुकसान 900 अरब रुपए का हो चुका है, सुई गैस का नुकसान 500 अरब हो चुका है, पीआईए का नुकसान 830 अरब हो चुका है, स्टील मिल का नुकसान 600 अरब हो चुका है, रेलवे का नुकसान 600 अरब से ज्यादा हो चुका है, पोस्ट ऑफिस का नुकसान 50 अरब हो चुका है, यूटिलिटी बिल 50 अरब रुपया नुकसान कर चुकी है, खाद की मद में 150 अरब रुपया नुकसान कर चुके हैं। 77 साल से ब्यूरोक्रेसी ने ये प्रॉफिट दिया कौम को। बिजनेसमैन गोल्डन स्पैरो होती है, सोने की चिड़िया होती है, इसको दाना दे दो तो काम ले लो, ज्यादा ट्विस्ट करोगे ये उड़ के चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपकी बड़ी हमली मेहरबानी, अगर आप अस्पताल का एमएस लगाते हैं तो डॉक्टर लगाते हैं, अगर हाई कोर्ट का जज लगाते हैं या जज लगाते हैं जो प्रमोट होता है, या वकीलों में से लगाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आई कि हम 13,000 अरब रुपया टैक्स भी दें और पॉलिसी में किसी बिजनेसमैन को शेयर होल्डर दिया इन्होंने। हमें इन्होंने एक कैदी समझा हुआ है, हम 24 करोड़ कैदी हैं इस 50,000 बंदों के। या आज नोटिफिकेशन कर दें कि पूरी पाकिस्तान सब जेल है, हम उनके कैदी हैं, हमें रोटी दे दें। गुर्बत इतनी बढ़ती जा रही है कि आपने गरीब के लिए कुछ सोचा नहीं, और 10% तनख्वाह बढ़ा दी और 5% नीचे से टैक्स लगा दिया ऊपर। और भाई ये 2% 2 लाख रुपए छोड़ना, ये कोई मजाक ना करें। और अगर आईपीपी का चक्कर ना होता, आपने 60 रुपए का यूनिट, 10 रुपए की चीज 60 रुपए करके 60 रुपए से आपने 55 रुपए से 40 रुपए से 45 रुपए अगर कर दी है तो कौन सा एहसान किया इस मुल्क पे। भाई जब उस वक्त इंडिया में और बांग्लादेश में 8 सेंट और 7 सेंट में एग्रीमेंट हो रहे थे, तो उस वक्त किसकी गवर्नमेंट थी? उनसे पूछे ना कि ये बिजली इतनी महंगी क्यों की है। डैम उनसे पूछे ना क्यों नहीं बने। इंडिया 200 डैम बना चुका है, हम इधर मजाक कर रहे हैं, अभी तक वक्त जाया कर रहे हैं। आने वाली नस्लों को हम क्या हिसाब देंगे? ये बजट होता रहेगा। मुझे सिर्फ इस बात की तकलीफ है कि ये जो 200 अरब डॉलर से ज़्यादा पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा है, वो लाने के ऊपर पॉलिसी क्यों नहीं दी गई? मुझे ये बताएं कि 500% 400% आपने एमएनए एमपीए की तनख्वाहें बढ़ा दी, उसके लिए तो आपने माइक्रो सेकंड लगाया, इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? आपने 130 अरब डॉलर देना है, हमसे तो नाइजीरिया अच्छा, जिसने 3 अरब डॉलर दे के आईएमएफ से हाथ जोड़ दिया। हाँ जोड़ी, खैराबाद कह दिया। खैराबाद कह दिया। भाई मुझे ये बताइए, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा, दुनिया का 7वां 8वां बड़ा मुल्क है, बिल्कुल ऐसी है, एटमी ताकत है। क्या हम पत्थर बांध के पेट पे सारी जिंदगी यही एटम बम चलाएंगे? अब खुदा के लिए रिलीफ दे दें। बजट बनाते वक्त आप अगर किसी जुग्गी वाले को साथ बिठाते ना, वो बताता आपको अनपढ़ आदमी के बजट कैसे बनाना है। जबरदस्त जी, ये बड़ी जबरदस्त अहम बात उन्होंने की है। जिस घर में रात को रोटी ना हो, उससे पूछे बजट किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है जी। आपका ये आलम है कि 1.5 लाख दुकान है लाहौर में दूध बेचने की, 1 किलो खालिस दूध नहीं मिलता। तो सेक्रेटरी फूड और मिनिस्टर फूड का क्या काम है? उसने रिजाइन क्यों नहीं दिया? बिल्कुल ऐसे ही। गवर्नर कालाबाग थे, उन्होंने एक मैसेज रिकॉर्ड कराया था रेडियो पाकिस्तान पे कि तमाम डीसीओ से मैं कहता हूं, अगर सुबह तक रेट कम ना हुआ तो मैं तमाम डीसी सस्पेंड कर दूंगा। मैं उसी दिन सब कुछ ठीक हो गया। बात यह है कि जब एक ब्यूरोक्रेट 600 कनाल के घर पे रहेगा, ये मेरे पड़ोस में GR1 है, 30 कनाल पे, 20 कनाल पे ब्यूरोक्रेट रह रहे हैं।
उधर झुग्गी का एक बल्ब जलता है तो आप उसके से ऐसे पैसे ले रहे हैं। झुग्गी के पाकिस्तानी नेशनल का वोट और एक ब्यूरोक्रेट का वोट दोनों इक्वल है, एक बराबर है। जब वोट एक बराबर है, जब हमारे नबी की एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो याज, तो ये क्यों इतना डिफरेंस है? जबरदस्त। क्या एक इम्तिहान पास करता है ब्यूरोक्रेट आपका, वो इंजीनियर होता है, वो सेक्रेटरी हेल्थ लग जाता है, वो डॉक्टर होता है, वो DIG पुलिस हो जाता है। और भाई पूरी दुनिया में हार्ट का डॉक्टर अलग है, किडनी का डॉक्टर अलग है, सर्जन अलग है, और भाई ब्रेन का डॉक्टर अलग है। और खुदा के लिए ये माशी निज़ाम है। एक अनपढ़ माँ हमारी अनपढ़ थी, उसको पता था कि आज आटा कितना गूंदना है बच्चों के लिए, और ये सारे पढ़े लिखे हो के 77 साल इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन ब्यूरोक्रेटों ने। भट्टू साहब से गलती करवाई इन ब्यूरोक्रेटों ने। ये सारे नुकसान आपको बताए, पॉलिटिशियन को क्या पता है? पॉलिटिशियन तो आता है अपने वोट लेके, मगर मैं आपको एक बात बता दूं, कुफर का निजाम चल जाएगा, जुल्म का निजाम नहीं चलेगा। आपने भट्टू साहब को सजाए मौत दी अपनी तरफ से, आज माफिया मांग रहे हैं उससे कि हमसे जुडिशल मर्डर हुआ। ये चीजें नहीं चलेंगी, तारीख याद रहेगी, और तारीख में ये बात याद रहेगी कि 70 साल तक इस कौम को ज़िबा करने में ब्यूरोक्रेसी का हाथ था। आप मेहरबानी करें, ये एक शेर है, हम हैं जनाब और वो हैं जनाब आली, लाखों का साहब है, जेब है खाली, जेब खाली है। इस तरह मुल्क नहीं चलते। मेहरबानी करें, पॉलिसी मेकर को साथ बिठाएं, फिर जाके आपका निज़ाम चलेगा। नहीं तो मैं आपको सच बता दूं, आफ्टर 2 मंथ यू विल बी सी कि लोग कितने सताए होंगे और लोग किस तरह सड़कों पे आ जाएंगे। खुदा के लिए बजट बनाते वक्त हुकूमत को चाहिए था कम अज़ कम तमाम चैम्बरों के सदरों को बुलाते और उन्हें कहते कि भाई इसको मिल के हल करें मसले का। वो मीठा मीठा हम खट्टा खट्टा थू और भाई 500 गुना आपने तनख्वाहें बढ़ा ली और आप हमें मजाक कर रहे हैं। कम अज़ कम खुदा के लिए असम्बली के फ्लोर पे ये बिल पास होना है। मैं आपसे अभी भी हम्बली गुजारिश करता हूँ, नजायज़ पावरें ना दें इनको, नहीं तो यकीन करें मुझे ये लगता है कि उड़ान पाकिस्तान को तबाह करने के लिए ये ब्यूरोक्रेट जो आज बहुत अच्छे हैं, इनका क्या है? ये उसी वक्त रिजाइन देंगे और चले जाएंगे, ऐसे ही है। और भाई आप उन स्टेक होल्डर से बात करो जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई है, जिन्होंने यहाँ पे नौकरियाँ ढूंढते हैं। देखिए शाबाश देना पाकिस्तान की आवाम को, बिजनेसमैनों को, जिन्होंने 13,000 अरब रुपए का टारगेट पूरा किया, टैक्स दिया। इंपॉर्टेंट ऑफ सजेशन ऑफ बिजनेसमैन ये बताई गई है जी इस सेगमेंट में, और वो कितनी इंपॉर्टेंट है ये भी आपको बता दिया गया है। सेकेंडली, आज तक पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है जो ब्यूरोक्रेसी की वजह से हुआ है वो भी आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट सेगमेंट में मज़ीद इस बजट को कैसे देखा जा रहा है, इस बजट के नुकसानात क्या और फ़वाइद क्या हैं जी, वो डिस्कस करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। खालिद परवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर उर्दू बाज़ार के। एजुकेशन के मामलात में जितने भी मुल्क में चेंजेस आते हैं, खालिद परवेज़ साहब आपको दिखाई देते हैं। पिछले दिनों जब टैक्स बढ़ाया जा रहा था जी स्टेशनरी पे, तो खालिद परवेज़ साहब ने सबसे आगे मेहनत की, फ्रंट लाइन पे खड़े होकर जी एहतजाज किया। लेकिन मेरे ख्याल से खालिद साहब टैक्स फिर भी बढ़ गया था, लग गया था स्टेशनरी पे, वापस हो गया था, यानी कि आपकी मेहनत रंग ले आई थी। चलो शुक्र है जी अल्लाह का। अब आगे जो हमने मजीद मेहनतें करनी है जी वो भी एजुकेशन पे करेंगे। एजुकेशन के मामले में क्या कर रही है हमारी हुकूमत, इस बजट में क्या किया है? एजुकेशन के मामले में हमारा ब्यूरोक्रेट जो है वो चाह ही नहीं रहा कि गरीब का झोपड़ी में रहने वाला गरीब आदमी पढ़ लिख कर ऊपर आया जब हमारी जगह ले ले, वो चाहता ही नहीं है। ठीक है। और इसकी मेन देखे आप कि आज जो गरीब पढ़ रहा है उसके मेन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा किसी किस्म का भी। एक ही जरिया उसका सरकारी इदारे जहाँ वो पढ़ता है, उसको फीस नहीं लगती। जब इनको प्राइवेट में दे देंगे आप
तो भारी फीसें अदा करनी पड़ेगी। बाहर जाके देखें आप, डॉलर में लोग फीस दे रहे हैं, और ये गरीब कहाँ पड़ेगा, इसका कौन वारिस है, कोई पूछने वाला। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बजट नहीं था। ठीक है, बजट वो होता है जो अवाम दोस्त बजट हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। और जिसमें अवाम खुश हो। ठीक है, आवाम खुश होगी तो मुल्क खुशहाल होगा, सारी चीज़ें चलेंगी। लेकिन इन्होंने ऐसा बजट पेश किया, अमीर को अमीर तर करने वाला, गरीब को गरीब तर करने वाला। मैं कहता हूँ गरीब आदमी की मौत है, बाहर निकल के देखें आप क्या हाल है गरीबों का। एक वक्त की रोटी खाना उनके लिए मुश्किल हो गया। ठीक है, आप क्या मुराद दे दें, आप छोटे ताजर मार दिए आपने। ठीक है, कोई उनको सपोर्ट नहीं है, किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया गया। ठीक है, आप FBR की बात करते हैं, हम उनकी मीटिंगें कराते रहे, कमिश्नर साहब को बुलाया, सबको बुलाया, मीटिंगें कराई, लोगों का फाइलर बने। हमारा क्या होगा जब वो फाइलर बन के उनका भी हाल वो होगा जो हमारा हो रहा है, जो सबका हो रहा है। ठीक है, ये पूरी कौम, आप कहते हैं जी बैंकों से निकलवाने पर 0.10%। अंधेर नगरी जिस आपका दौर में इनका ही दौर था, जो उसमें 6% लगाया गया था, और लोगों ने इतना एहतजाज किया, सालों साल एहतजाज है। फिर दूसरी गवर्नमेंट आई, उसने आके ख़त्म कर दिया। वो बेवकूफ़ों की गवर्नमेंट, इन्होंने उस पर आज फिर उसको मशावरत के साथ इन्होंने अपने ब्यूरोक्रेट्स और उसको मुसल्लत कर दिया। फिर मैं कहता हूँ कि क्या है आप टैक्स का ये ज़रिया बना रहे हैं कि एक चोर है जो जिसके पास नहीं वाइट पैसा, जिसके पास चोरी का पैसा है, वो उसने रखा हुआ है, उस पर आप जो है 0.10% दे के तो आप कह रहे हैं कि जी ये माफ़ कर देंगे, ये बाकी इसको माफ़ी है। नहीं, आप ऑर्डर करें कि वो बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, जो नॉन फाइलर है वो नहीं खुलेगा। ये तो हुई ना बात कि आप फाइलर बनाएं, लोगों को रिलीफ दें, लोगों से प्यार करें, अपने वतन के लोग हैं, इनका जीना मरना यहाँ है, उनके साथ प्यार करें, आप उनको फाइलर की तरफ लेकर आए। ठीक है, उसको ये गारंटी दें कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। ठीक है, लेकर आए एक दफ़ा साफ में आप। ये तरीका कोई नहीं है कि आप जनाब उसका सफ़र बंद कर दें, आप उसके जिसने दे दिया 0.10% वो आज़ाद हो गया, और जिसने नहीं दिया उसका कोई अच्छा मशवरा देने वाला नहीं, दुकान बंद कर दें और उसको मुसलमान ना समझें। इसी तरीके से आप देखें, मैं अपने पैसे से सोलर लगा रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, आपको तो खुश होना चाहिए, इस कौम का अप्रिशिएट करना चाहिए आपका। उन्होंने वजन कम किया, ये बहुत बड़ी सपोर्ट है पाकिस्तानी अवाम की। बिल्कुल ऐसी है, हुकूमत के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है, हमारे बिजली के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। फ्री की IPPs हैं, बिल्कुल। आप किस रेट पर ले रहे हैं और किस रेट पर उनको दे रहे हैं, इस पर आए हैं आप। तो फिर आप अब चाह रहे हैं आप कि ये क्यों सोलर लगा रहा है, लगाए ना। आग लग गई है ब्यूरोक्रेट्स को, ये इसीलिए लग गई है कि उनकी जरिए आमदन खत्म हो जाएगी। ये जरिए हैं उनके, बिल्कुल ऐसी जितनी बातें हैं। अब इदारे जो है तालीमी इदारे दिए जा रहे हैं अगर लोगों को, तो उसके पीछे देखें किन लोगों को मिल रहे हैं। कि मुल्क के ऐसे हालात नहीं है कि हम ये करें, अफोर्ड कर सकते हैं चीज़ों को। हम बिल्कुल नहीं, हम नहीं चाहते कि मुल्क में अफरा तफरी हो। सरमायादार को तो कुछ नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स को कुछ नहीं है, उसकी जेब में पासपोर्ट पड़ा है, वो निकलेगा और चला जाएगा, आग लगेगी गएगा, उसका अपना क्या है। ये आप किसी गरीब आदमी को भेज दें बैंक पे कर्जा लेने के लिए, उसने 10 लाख लेना होगा, नाक पैर के अंगूठे लगाएंगे उनसे, तरह तरह का करेंगे, और बड़े लोगों ने कर्जे ले रखे, उनका कोई और वो कर्जे उनके लिए हर चीज़ माफ़ी, बिल्कुल ऐसी उनका पैसा भी अपना। FBR को इख्तियारात दे दिए गए हैं जी, बढ़ा दिए गए हैं। FBR को इख्तियारात दे दिए हैं, ये इनको भुगतना पड़ेंगे। ये पूरी कौम सड़कों पर जब आएगी, इनको भुगतना पड़ेगा। ये जो FBR को जिसको भी ब्यूरोक्रेट्स को भी दिए इख्तियारात, ये इख्तियारात मैं समझता हूँ कि अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ा जुल्म है।
सर कोई ऐसा कंप्लेन नहीं सेंटर है होना एफबीआर का, आप बहैसियत बिजनेसमैन कहीं पे शिकायत कर सकें, कंप्लेन कर सकें, एफबीआर में ऐसा कोई कंप्लेन सेंटर है? बिल्कुल किसी किस्म का अगर होगा भी तो वो उनका ही होगा ना, मतलब गवर्नमेंट का कोई नहीं? गवर्नमेंट का क्या है, यही गवर्नमेंट खड़ा करने वाली, उनको बनाने वाली। बिल्कुल और ऐसे ही है। ये क्या करेगी जी, शिकायत देके जाए, उल्टा आपको भुगतना पड़ जाए। ऐसे ही है, ऐसा ही होता है हमारे यहाँ, बिल्कुल जहाँ भी ऐसे ही चले जाए शिकायत कर दी, अच्छा चल बच गई, अब तो अपनी जान बचा। अब ये सिलसिले यहाँ चलते हैं। ठीक है। इस इम्तहान में, आजमाइश में कौम को ना डालें। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला सूबा, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला सूबा पंजाब, पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर, और लाहौर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी हम बैठे हुए हैं, और यहाँ पे सदर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और बाकी सब लोग भी एग्जैक्ट सेम बात कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ सजेशन ऑफ बिजनेसमैन होती है, इम्पोर्टेंस ऑफ सजेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स होती है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ का नहीं पता। हमारी गवर्नमेंट ने मुशावरत तक नहीं की है, हमारी गवर्नमेंट उसको बॉडी बनाना तो दूर की बात है, मशवरे के लिए भी, सजेशंस के लिए भी हमारी एग्री नहीं मैं एक की, और ये सबसे बड़ा बात नुकसान है। करूँगा आपसे कि अभी सदर साहब ने भी जिक्र किया कि कुरान पाक के नाम पर टैक्स फ्री कागज, हाँ जी, ये बड़ी जुल्म की बात है। कुरान के नाम पर सारी मार्केट में बिकता है। ठीक है, क्यों बिकता है? नहीं बिकना इसको चाहिए, कोई पूछने वाला नहीं। अरबों रुपए का लॉस है हुकूमत पाकिस्तान को, ये इनको नजर नहीं आ रहा। मुझे पता है, आपको पता है, हम सबको इनको नहीं पता, इनको नहीं पता। बड़ी अजीब ये तो बात लतीफ़ा है जी, ये तो अजीब बात है कि उनको पता नहीं है। और जितना चोरी यहाँ पर देखे, वो माचिस नहीं है जो आप जेब में डाल के उसको निकाल लेंगे तो पता नहीं चलेगा। मेरे साथ चले, आप समझने की जो चीज़ें हैं, मैं बताता हूँ आपको। ट्रकों के ट्राले वो कहाँ से निकलते, कौन है निकालने वाला? यही लोग हैं। बिल्कुल ऐसे ही। फिर छोटे ताजर को, गरीब आदमी को परेशान कर रखा है, उसको परेशान करना है, उसके लिए जीना मुश्किल कर दिया है। देखो, सरमायादार तो सफ़र करेगा। आप नॉन फाइलर पर, आप नॉन फाइलर को गरीब आदमी ना समझे, वो इन सरमायादारों का हिस्सा है। वो बहुत बड़ा सरमायादार है। वो जहाज में जाता है, आता है, सारा कुछ करता है। आप उस पर पाबंदी लगाएंगे, वहाँ पर पहले बुनियाद, यहाँ पर पैसा उसका कहाँ पड़ा है। जब बात हुई 5,000 नोट वाली, 1,000 के नोट वाली, बंद कर दे, सुबह मैं बता दूंगा कितना पैसा है हमारे पास, पूरी कौम के पास कितना पैसा। और इंडिया ने ये करके दिखाया था जी, पता चल गया था पूरी कौम के पास कितना पैसा है। कैसे करेंगे? इन्हीं लोगों के पास तो पैसा है सारा, बड़े नोट इन्हीं के पास, सारे नोट इनके पास तो छोटे नोट है। ऐसी है ये बात, बिल्कुल इनकी बिल्कुल ठीक है जी। खैर, अभी हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उस छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है इंशाल्लाह। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हमारे साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर खालिद साहब मौजूद हैं, खालिद उस्मान साहब। खालिद भाई, अब खैरियत से ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खालिद भाई, सबसे पहले मैं जो आपसे बात पूछना चाहूँगा, बजट ये क्या है? अब तक तो ये खुल के बात सामने आ चुकी है जी। ये बजट वो है जिसने हर बुनियादी अशिया महंगी कर दी है, जो गरीब अफोर्ड कर सकता था अब वो नहीं कर सकता, इसको महंगा कर दिए। थोड़ा सा हम इस पे मुल्की मईशत पे बात अगर करना चाहें तो मुझे ये बताइएगा, एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट या ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट को कितना आसान किया है इस बजट में? देखिए, मेरा ख्याल, देखिए, हम सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान को ज़रूरत इस वक्त क्या थी, हमें करना क्या चाहिए, जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए, मुझे ये ख़तरा है कि हम एक ऐसे ट्रैप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, हर साल हमें कुछ ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए ताकि हम अपने मामलात को चला सकें, और ये बात समझ में आती है कि आपको हर साल ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए होगा। इस साल भी कोई 2.5-3 ट्रिलियन हमें ज़्यादा इकट्ठे करने पड़ेंगे रेवेन्यू। इसके बावजूद हम तकरीबन 6-7 हज़ार ट्रिलियन का खसारा बर्दाश्त करेंगे इसके बावजूद कि हमें ये इतने पैसे चाहिए होंगे। अब दिस मीन्स कि आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, अगले साल उससे ज़्यादा, उससे अगले साल उससे ज़्यादा। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि अब ये रेवेन्यू कैसे इकट्ठा होता है? रेवेन्यू ऐसे इकट्ठा होता है कि बिजनेसेस पैसे कमाते हैं, पैसे बनाते हैं, और उस पैसे जो बनाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को टैक्सेस की सूरत में अदा करते हैं। लेकिन अगर फर्ज कर लीजिए, मैं अगर आपको इस सिनेरियो में दूं कि बिजनेस पैसे कमाना बंद कर दें, ठीक है, तो फिर टैक्स तो कोई नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ना, आप बिजनेस को चलाए बगैर, रेवेन्यू को इंक्रीज किए बगैर, बिजनेसेस को ये मौका दिए बगैर को वो मनी मेकिंग कर सकें, आप टैक्सेस उससे ऊपर लेंगे तो ये
टेक्निकली ये जैसे होता है ना, जब मुर्गी खा रहे हैं आप अंडे नहीं ले रहे मुर्गी से, तो मुझे लगता है कि हम उस ट्रैप की तरफ जा रहे हैं। फिर एक वक्त आएगा कि इकॉनमी इसका जवाब दे देगी। अभी देखिए एक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कि जैसे मिसाल के तो आप कहते हैं कि यार हमारी ग्रोथ 2.67 है, अच्छा हमारे हमसाए में इंडिया 6.5% पे ग्रो कर रहा है, लेकिन अब इसका एक आफ्टर इफेक्ट भी है। वो क्या है कि देखिए आपको 50 मिलियन बच्चे हैं, आप 5 मिलियन बच्चे हैं जो हर साल 18 साल की उम्र को हिट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब उनको नौकरी चाहिए, आपको उनको नौकरी देनी है, उनके ज़हन में ख्वाब हैं, चीज़ें हैं, बिल्कुल ऐसी है। अगर आप 8% से ग्रो करें तो तब जाके आप उन 5 मिलियन बच्चों को नौकरियां दे सकते हैं। अच्छा अगर आप 2.67 और 3% पे अगर आप ग्रो करते हैं तो मुझे बताइए कि अब इसके बाद जॉब्स नहीं होंगी। जब आपको जॉब्स नहीं होंगी, लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए नहीं होगा। फिर इसी तरह वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आपको पता है, हमारी मीडिया में बहुत डिस्कस हुई है अभी 2 हफ्ते पहले जो आई है कि आप 45% लोग खत्ते गुर्बत से। ठीक है, अब देखिए अगर 40 यानी अगर आपके 14-15 करोड़ लोग ऐसे हों कि जो बस स्ट्रगल कर रहे हो 2 वक्त की फूड के लिए, तो फिर तो आप ये नहीं कह सकते ना कि 25 करोड़ की आपके पास आबादी और यू आर अ बाइंग पावर, यू आर अ मार्केट। आप फिर मार्केट तो नहीं ना, नहीं है, बिल्कुल तो फिर तो आप तो बेसिकली कमज़ोर लोगों की एक जो है ना, तो कैसे रेल पे होएगी पैसे की। तो इसलिए मेरा ये हमेशा से है कि सबसे पहले बिजनेसेस को फलने फूलने का मौका। ठीक है, टैक्सेस बाय प्रोडक्ट के तौर पर आपकी पॉकेट में आएंगे। वरना क्या होगा कि आप बिजनेस को इतना डिप्रेस कर देंगे कि फिर वो जो आप अभी इस वक्त इकट्ठा कर रहे हैं, अभी देखें इस वक्त भी हम 11, सवा 11, साढ़े 11 ट्रिलियन इकट्ठा करेंगे। ये हमने जिस तरह जो एक मतलब ऑर्डिनेंस भी ले आए और मतलब हमने बहुत, अभी भी आज मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कि जी आपने लेजिस्लेशन अगर हमने ना की तो मुझे 400 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कैसे पकड़ लो, सील कर दो, बंद कर दो, लेजिस्लेशन से इसको सपोर्ट करके हम अपना रेवेन्यू, हम बिजनेस को बड़ा करके अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की नहीं सोच रहे। अच्छा खालिद साहब, मैंने ना अक्सर शोज में मेरे ना आसान अल्फाज में लोगों को, अब ये जो आप बात करेंगे मैं समझ रहा हूँ या वो बंदा जो इस चीज़ को डील करता है वो समझ रहा है, आम लोग नहीं समझ रहे। मैं आम लोगों को समझाने के लिए एक बात समझाता हूँ। हमारे मुल्क में हर साल जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक ये होता है जी कि हम फिस्कल ईयर में अखराजात, मुरात, प्रोटोकॉल्स ज़्यादा ले लेते हैं, खर्चा ज़्यादा कर लेते हैं, एक्सटर्नल उधार लेके भी खर्चा कर लेते हैं। जब उसके बाद बजट इकट्ठा होता है, बजट जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1500 रुपये खर्चा कर लिया, बजट मेरे पास 1000 रुपये जमा हुआ है जी। जब साल के एंड पे, क्योंकि हमारा मुल्क वाहिद मुल्क ऐसा है जी सारी दुनिया में जो पहले खर्चा करता है बाद में बजट बनाता है। खर्चा कर लिया 1500, बजट जमा किया 1000 रुपये। उस 1000 रुपये में आप गवर्नमेंट को जाकर बताते हैं जी ये ऐसा है कि खर्चा तो हमारा 1500 रुपये है, मतलब बजट में फिर ये पेशकश की जाती है, जमा हमसे 1000 रुपये हुआ है। तो अगले साल भी 1500 रुपये खर्चा होगा, जाहिर है क्योंकि इस साल 1500 खर्चा है, तो अगले साल हम 1500 इकट्ठा करने के बजाय 2000 इकट्ठा करेंगे ताकि ये वाला 500 भी कवर हो जाए, ये वाला 500 भी कवर हो जाए। उस 2000 के चक्कर में अगले साल हम 2500 खर्चा करते हैं कि इस दफ़ा तो 2000 जमा हो रहा है जी, 2500 रुपये खर्चा कर दिया, मराद दे दी, प्रोटोकॉल्स ले लिए, प्रेसिडेंट हाउस का खर्चा बढ़ा दिया, प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा बढ़ा दिया, गवर्नर हाउसेस के खर्चे बढ़ा दिए, जो ब्यूरोक्रेसी है उनको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं लेके दे दी जो कि हर साल मिलती हैं, पिछले साल मिली हैं, उससे पिछले साल मिली हैं। हमारे मुल्क के साथ ये नुकसान हो रहा है। इसी वजह से जो हर साल टैक्स है वो आप पे, मुझ पे, हम पे बढ़ा दिया जाता है, उनकी मजबूरी बन जाती है कि ये जो दे रहे हैं इन्हीं से लो ना, नए लोगों को तो बाद में देखनी। ये मसला है हमारा। मैंने सही बताया जी, गलत नहीं बताया? देखिए हमने जब बिजनेस में सबसे पहला सबक सीखते हैं जी, वो ये सिखाया जाता है हमें कि देखिए अगर आपकी आमदन व्हाटएवर कुछ भी आपकी आमदन है, आपने उसके अंदर रहना है। जो ही आप बियॉन्ड यूर जो आपकी इनकम है, आप उसे जाएंगे तो अब ये सस्टेनेबल नहीं है। आप ये मैं कल को ठीक करूंगा और मैं कर लूंगा, वो कल तो कभी आती ही नहीं है। तो अल्टीमेटली अब देखें इसी डेट ट्रैप के अंदर हम इस वक्त फंसे हैं ना। आज देखें, आज हमारी जो भी इस वक्त हमारी आमदन है उसका सबसे बड़ा हिस्सा 70% ऑफ आवर आमदन जिसको हम कहते हैं इनकम, वो तो हमने डेट सर्विसेज में दे दिया। हमने उसमें कर्जे उतारने, पीछे क्या बचा मेरे पास खर्च करने के लिए? मुझे तालीम देनी है, मुझे सेहत देनी है। मेरा एक बड़ा खतरनाक दुश्मन है जो मेरी सरहद के ऊपर जो है ना हर वक्त कोशिश करता रहता है मुझे वो किसी तरह से गिरा दे, मुझे उसके साथ मुकाबला करना है। फिर दुनिया एक टेक्नोलॉजी की रेस में, दुनिया सरप्राइज कर रही है एक दूसरे को, ऐसे ही है, टेक्नोलॉजी से सरप्राइज कर रही है। उसके लिए मुझे कॉस्ट चाहिए, मुझे गैजेट चाहिए अपने बच्चों को देने के लिए, मुझे टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना है।
फिर जाहिर है फिर हम ऐसी नहीं कर और वो नहीं कर पाते हैं। ये वाकई जी बड़े इन्होंने खुलासा बयान कर दिया आपको इंजीनियर साहब ने, और वो खुलासा उम्मीद है आपको भी समझ आ चुका होगा। अभी मज़ीद एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हमारे साथ शुबान साहब मौजूद हैं जी, इसी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं और चेयरमैन हैं दरोगला इंडस्ट्रियल एरिया के। शुबान साहब आप खैरियत से ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। शुबान साहब, ये जो बजट है, ये बजट ताजिर दोस्त बजट नहीं है, ये बजट अवाम दोस्त बजट नहीं है। ये चीज़ें कल से लेकर आज तक हमने मुतअद्दिद बार सुन ली हैं जी। आप बहैसियत एक इंडस्ट्रियलिस्ट मुझे ये बताएं जी, आपके लिए क्या आसानी इस बजट में हुई है? कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप समझते हैं कि ये रिलैक्सेशन मिल गई है, आसानी कर दी बजट में? जी मेरा चूँकि ताल्लुक एसएमई से और कॉटेज इंडस्ट्री के एक सेक्टर से है, एसएमईज़ के लिए तो उसमें कुछ नहीं रखा। ठीक है। और एसएमईज़ किसी भी मुल्क की बैकबोन है। ठीक है। उसके बगैर ना तो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, ना मईशत अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। और ना ही ज़र्रे मुबादला आ सकता है। ठीक है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं हो सकती कि रेवेन्यू हम अपनी इंडस्ट्री से हासिल करें, अपने मुल्क से हासिल करें, ना कि हम कर्जे लें, और ज़र्रे मुबादला भी हमें एक्सपोर्ट से हासिल करेंगे तो ही मुल्क पाँव पे खड़ा होगा। ठीक है। तो ये कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी या कोई उस तरह का कोई रोड मैप नहीं नज़र आया। ठीक है। जो कि तयन किया गया हो कि इस तरह हम इतने अरसे तक हम जो है ये काम करेंगे और इतना शॉर्टफॉल जो है इस तरह कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम आईएमएफ से छुटकारा हासिल कर लेंगे, और ताकि इस तरह के इम्पोज्ड आईएमएफ के इम्पोज्ड बजट से हम अपनी जान छुड़ाएं। ठीक है। इसमें पहले टैक्स पेयर का ही दोबारा गला दबाया गया। ठीक है। टैक्स बेस नहीं बढ़ाई। ठीक है। हमारा टैक्स बेस बढ़ाने से, लोगों को टैक्स नेट में लाने से वो जो शॉर्टफॉल भी है, हमारा रेवेन्यू भी हासिल होगा, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है। उसके लिए क्या है कि अगर हम थोड़ा सा इसमें आसानी करेंगे तो लोग खुद ब खुद भी शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। वो भी कोई इस तरह का प्रॉपर रोड मैप नहीं है। ठीक है। जब तक ये चीज़ें हम नहीं करेंगे हमारा मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता। इस दफ़ा नहीं तो अगले साल या इस तरह जो नज़र आ रहा है, शायद हमें किस दिन में भी पता नहीं किस तरह की वो दुश्वारियाँ हों। फिर इसमें हम ये एक तो खुशान बात भी है कि सोलर पे 15% वो ड्यूटी लग गई। 18%। जी। ठीक है जी, लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। लेकिन इसका भी कोई वो जिक्र नहीं किया गया कि जो प्राइस अब चल रही है सोलर्स की, हम करेज करने के लिए उस प्राइस को कैसे मेंटेन रखेंगे। ये तो एक जो लोकल इंडस्ट्री होती है वो प्राइस को उठा के उस लेवल पे ले जाएगी। हाँ। महंगा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। ये होना चाहिए था, इस तरह का कोई रोड मैप देना चाहिए था। बिल्कुल देना चाहिए था, और साथ में ये भी कहना चाहिए था कि लोकल इंडस्ट्री वो वाली क्वालिटी हमें प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है, ये चीज़ भी देखनी है। लोकल इंडस्ट्री फेक नाम से, गलत नामों से मार्केट में सोलर्स फेंक रही है या नहीं फेंक रही, ये भी उनको देखना चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ, रोड मैप नहीं है, वो होना चाहिए था। अभी काफ़ी चीज़ें जो शायरी बताए गए हैं खुश आएंगे, लेकिन हमें एज ए सनतकार और जो ताजर जी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, हमें वो मुल्क के लिए फ्रूटफुल नज़र नहीं आ रही कि हमने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म जो रोड मैप देना था, कोई इंडस्ट्री पॉलिसी देते 20 साल के लिए। ठीक है। कोई एसएमईज़ के लिए खातर का फंड रखे जाते। ठीक है। फिर कोई इस तरह कॉटेज और एसएमईज़ के लिए जो माइक्रो एसएमईज़ हैं उनके लिए कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो बताए जाते, बिल्डिंग बना के किस तरह एक इंतहाई आसान एक साथ पे वो पेश की जाती ताकि वहाँ ये सारी प्रोडक्टिविटी हो और एक्सपोर्ट हो। 3.2 ट्रिलियन डॉलर की अफ्रीकी मार्केट है। हमारी कोई इस तरह की तरजीहात नज़र नहीं आई कि हम उस मार्केट को टारगेट करें, वहाँ से हम आसानी से 100 अरब डॉलर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारी अरबाब इख्तियार से ये अर्ज़ है कि प्लीज़ ये चीज़ें सामने लाई जाएँ, इस तरह के रोड मैप हों और कम से कम 20 साल आप ये जो प्लान लेके आए। ठीक है। अभी ऑफ रिकॉर्ड बात हो रही थी हमारे भाई से, उन्होंने बड़ी हमें ज़बरदस्त बात बताई है जी कि ये जो इंपोर्ट के ऊपर कोई, आप मेरे ख्याल से सर थोड़ी सी डिटेल आप खुद बता दें। जी मैं बेसिकली आपसे बात कर रहा था कि स्टील इंडस्ट्री के ऊपर ना बेसिकली एक प्रोटेक्शन दी जाती है, हर मुल्क में दी जाती है इंडस्ट्री को रेगुलेटरी ड्यूटी को इम्पोज करके। ठीक है। गवर्नमेंट ने गालबन IMF के प्रेशर में आके या जो भी वो
दबाव के अंदर आके वो उस रेगुलेटरी ड्यूटी को ख़त्म करने, आरडी ख़त्म कर दी। आरडी ख़त्म करने का ये है कि 5 साल के अंदर वो आरडी को फिनिश कर देंगे 90 कुछ प्रोडक्ट्स। अच्छा फिर देखिए रेगुलेटरी ड्यूटी आप ख़त्म करें रॉ मटेरियल पे, ठीक है, इंडस्ट्री बूम करें। ठीक है। स्टील इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि मिसाल देता हूँ कि अगर रशिया के अंदर भी स्टील की प्राइस कम होती है तो हम यहाँ पे कंपटीशन की वजह से मरते हैं, बढ़ती है तब। अच्छा हमें एक गवर्नमेंट की तरफ से अरसे दराज से एक वो दिया जाता है कि हमें एक रेगुलेटरी ड्यूटी लगा के प्रोटेक्शन दे दी जाती है। अच्छा ठीक है, मैं आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन के हक में नहीं हूँ, लेकिन ठीक है उन प्रोडक्ट्स के ऊपर से तो आरडी उठाएं जो 90 से 50 की, वो तो ठीक है, समझ आ गई बात। ये लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं। अच्छा लेकिन जो इंडस्ट्रीज चल ही आरडी पे रही हैं, अब मैं स्टील सेक्टर की बात करूं तो अल्लाह पाक रहमत करे हमारे मुल्क के ऊपर, आमीन आमीन। देखें डायरेक्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट अगर आरडी उठ जाती है तो, और आरडी आप उठा रॉ मटेरियल से नहीं रहे, आप फिनिश प्रोडक्ट से आरडी उठा रहे हो, वो उठ जाती है तो 1, 1.5, 2 लाख डायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। इसके अंदर देखें सरिये की इंडस्ट्री, लोहे के पाइप की इंडस्ट्री है, स्टेनलेस स्टील पाइप की इंडस्ट्री है। और फिर बात यह है जिस तरह शबान साहब हैं या और जो लोग हैं जो ऑटो पार्ट बना रहे हैं, ठीक है, ऑटो पार्ट्स के ऊपर भी तो रेगुलेटरी ड्यूटी लगी हुई है, बिल्कुल लगी है, ठीक है। अगर वो उठ जाएगी तो क्या होगा, इंपोर्ट बढ़ जाएगी। आप ऐसा किस तरीके की पॉलिसी ला सकते हो जिसके अंदर आप इंडस्ट्री को बचाने की बजाय तबाह कर रहे हैं। आप देखें, मैं कभी भी इस हक में नहीं हूँ कि आप प्राइसिंग ना करें, प्राइस कंट्रोल ना करें, जरूर करें, हर चीज़ करें, ठीक है, लेकिन ऐसी पॉलिसी हरगिज ना लेके आए जिससे इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो जाए। ठीक है, इंडस्ट्री भी और हमारी इकोनॉमी भी, क्योंकि अल्टीमेटली ज़ाहिर है इंपोर्ट बढ़ेगी, डॉलर की कीमत में साहब एक और बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मैं मिसाल देता हूँ, मैंने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की तो आपको बताई, मैं कहता हूँ कि इनडायरेक्टली लाखों लोग हैं, शायद करोड़ों लोग हैं जो इन इंडस्ट्रीज से देखिए मुंसलिक हैं और वो तबाह हो जाएंगे। होगा क्या, एक बड़ा जिसको सरमायादार कहते हैं वो आएगा, एक इंडस्ट्री को खाएगा, दूसरी को खाएगा, तीसरी को खाएगा। होगा क्या कि लाखों करोड़ों लोगों का एक रोजगार है वो चंद हाथों में चला जाए। यानी कि इन शॉर्ट में आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो जिसके पास भी पैसे ज़्यादा हैं या जो भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां, उनका रोज़गार, उनके घर के चूल्हे ठंडे कर देगा जी। इस बजट में लूप होल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमने आपको जो मेन इंपॉर्टेंट लूप होल्स है आज के प्रोग्राम में वो बताने की कोशिश की है। इंशाल्लाह दोबारा भी इस फिस्कल ईयर में साल के रहते हुए जो भी मज़ीद टॉपिक्स हमें लगेगा कि इस बजट से रिलेटेड हैं आप तक पहुँचाना ज़रूरी है, वो हम आपको बताते रहेंगे। अभी मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।